जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच मेलांचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में जस्ट देखा आपने, हैजे की टीके को लगवाना था और ज़बरदस्ती कालीचरण और जो आई थी मास्टरनी जी चरखा सेंटर का चलाने वाली, और बालदेव जी तो सहयोग नहीं दिए, लेकिन हाँ सोशलिस्ट पार्टी वालों ने डॉक्टर प्रशांत का जमकर सहायता किया और ये हुआ कि जो भी बचे उचे उनको फिर लगा दिया जाएगा। तो ये वाला वो यहाँ पे आपने देखा कि इस वाले पार्ट में यहाँ तक हुआ था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी 28वें पार्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ स्थिति ऐसी है ना कि कोई हाथ लिया हुआ है, बिल्कुल चीज़ों को रोका है, जैसे किसी पे अत्याचार हो रहा, कुछ ऐसा करके ये बनाया गया दृश्य। देखिए कह रहे हैं कि डॉक्टर आदमी नहीं देवता है देवता। तंत्रिमा टोली, पोलिया टोली, कुर्म छत्री टोली, रैदास टोली में सब मिलकर सिर्फ 5 आदमी नुकसान हुए। घर घर में 1-2 आदमी बीमार थे, लेकिन डॉक्टर देवता है, दिन रात कभी एक पल भी चैन से नहीं बैठता। मास्टरनी जी भी देवी हैं, कालीचरण भी बहादुर है। कई और 10 से भरे बिछावन पर लेटे हुए रोगी की सेवा करना, कपड़े धोना, दवा डालकर गंदगी चलाना आदमी का काम नहीं, देवता ही कर सकता। एक पैसा भी वो फीस नहीं लेते और मुफ्त में रात भर जग कर लोगों का इलाज करते रहे। रेशम लाल कोरी के इकलौते बेटे को जम के मुंह से छुड़ा लिया। रेशम ने डॉक्टर को कभी खुशी एक गाय बख्शीश दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा अपने लड़के को इस गाय का दूध पिलाओ, दूध बेचना नहीं, यही हमारी बख्शीश है। बावन दास भी अवतारी आदमी, रात भर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खजरी बजाकर गाते रहते थे, मालिक सीताराम सोच मन काहे कारू सीताराम वंदे मातरम। भयावनी रात में जबकि आदमी अपनी छाया से डरते थे, बावन का गीत डरे हुए लोगों को बल देता था, मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, निर्बल के बलराम। ब्राह्मण टोली में 3 आदमी मर गए और जोतकी जी की स्त्री तो दूसरी बीमारी से मरी, बच्चा अटक गया। कायस्थ टोली, संथाल टोली, यादव टोली में एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ। राजपूत टोली में 5-7 आदमी को रोग ने पकड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबों को बचा लिया। 15 दिनों के बाद कमली ने डॉक्टर की सूरत देखी है। कमली ने मन ही मन कितनी बातें गढ़ रखी थी, वो रूठी रहेगी, बोलेगी नहीं, 15 दिनों में एक बार भी तो आते रहने दीजिए। यही होता ना कि रोग का छूत मुझे लग जाता, मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी जो थी, रात भर खूब चाय बनाकर पिलाती थी ना, लेकिन डॉक्टर को देखते ही वो सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया है, आंखें धंस गई है। प्यारू ठीक ही कहता था, डॉक्टर साहब दुनिया भर को आराम कर रहे हैं, मतलब दुनिया भर को एक तरीके से वो इस तरीके से करें कि दूसरों की सहायता करें, लेकिन खुद भी बीमार होते जा रहे हैं। खाना पीना तो एकदम कम हो गया है। कमली चाहती थी कि माँ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को अकेला छोड़ दे, आज वो डॉक्टर से लिपट जाएगी। कहिए हैजा, उन्होंने कहा कि कहिए हैजा डॉक्टर साहब। कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास जाती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात ज़रा, वो कहते हैं कि सुनिए वहाँ पे कि मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो। माँ डांटती हुई उसकी कहती है कि वारे रामपुर के बटियादार लोग उस दिन आकर बाबूजी से पूछ रहे थे कि हैजा डॉक्टर कहाँ रहते हैं। सुना था नहीं, लोग उन्हें हैजा डॉक्टर ही कहते हैं। कमला खिलखिलाकर हंसती है। माँ हंसते हुए चली जाती है और डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुमको तो कहना चाहिए बेहोशी डॉक्टर। हाँ, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली। और बातें बनाते हैं। कमली मुँह फुलाती है। नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगा रहता था कि यदि तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा। मैं तो जानबूझकर बेहोश होती हूँ। क्यों? हाँ जानबूझकर, क्योंकि बेहोश होने से ही बेहोशी डॉक्टर आते हैं। तो उस तरीके से बातचीत करती, लेकिन वो अपना इतना कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करता है। और सबसे पहले वो है कि बाहर इतनी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, तो पहले वो उस पर ध्यान दे कि यहाँ पे ध्यान दे। कहता है डॉक्टर आवे ना आवे मेरी बला से, अच्छी बात है। तो मैं चला। डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी। सो तो नहीं, बैठकर झगड़ा कर रही है। माँ अंदर से कहती है। कमली दांत से जीभ को दबाते हुए उठ भागती है। माँ सब सुन रही थी शायद। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गाँव का परिचय प्राप्त कर लिया है। भयातुर इंसानों को उन्होंने देखा, क्योंकि अब की बार वो भय से डरे हुए हैं जैसे सारे लोग। बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा को समझने की उन्होंने चेष्टा की। उसे मध्यवित्त किसानों की अंदर हवेली और बेजमीन मजदूरों की झोपड़ियों में आने का सौभाग्य या दुर्भाग्य मिला, जो भी हुआ। रोगियों को देखकर उठते समय छींके पर टंगी हुई खाली मिट्टी की हांडियों से उसका सिर टकराया। 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पलते देखा है। उसने देखा गरीबी, गंदगी और जहालत।
तो ये चीज़ है, जब वो आया था एक तरीके से इस गांव पे शोध करने की, ऐसी बीमारी और कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो यहाँ पे इस स्थिति में लोगों को ले जाती है। तो उसने देखा कि जब इतने करीब तक गया सबको, तो देखा कि लोग किस किस तरीके से नहीं, गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी दुनिया में लोग रह रहे हैं। यहाँ पे तो सुंदरता जन्म की बात करें तो इन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है, ऐसा उन्होंने कहा। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी। उसने कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, बड़े मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते, किंतु ज्यों ही उस पर सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुम्हला जाते हैं। शाम होने से पहले ही पपड़ियाँ झड़ जाती हैं। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फ़र्क है, और कमली तो राजकमल है। ये स्थितियाँ बताने की दोनों का अंतर कि कमल यहाँ भी खिले वहाँ भी खिले। कश्मीर की वादियों में जो फूल खिले, जो शाम तक वो कुम्हलाए नहीं, और आप तक यहाँ पे देखे हुए तो जैसे ही सूर्य की किरण अगर पड़ी तो वो फूल कैसे कुम्हला जाते हैं। मतलब कि हर बच्चा यहाँ का भी जो जन्म लेता है मेरीगंज गाँव का, ऐसा नहीं है कि जिस तरह वो दिखते हैं, वो उसी तरीके से होते हैं। उसमें इतने संकट आते हैं या इतनी समस्याओं का वो सामना करते हैं कि वो रहते रहते जीवन में कुम्हला जाते हैं। वो सौंदर्य उनमें बचा नहीं रह जाता। और उन्होंने कहा इसमें तो सिर्फ फ़र्क करना है आपको, तो कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फ़र्क है। और कमली के बारे में बताते हैं, कमली तो राजकमल है। एक तरीके से ये भी है कि जो खान पीन और जो उसका स्टेटस है और जिस तरीके से जिस टोले से बिलोंग करती है, वो इतनी जहालत, गरीबी में और गंदगी में इस तरीके से नहीं रही है। तो वो स्थितियों में दोनों का थोड़ा सा अंतर करके बताते हैं। फिलहाल ये इनको अनुभव हुआ, वो गाँव में गए, लोगों को देखा, अलग अलग प्रकार से लोगों की समस्याओं को सुना, उन्हें दवा देना था वो भी दिया। जब इतनी चीज़ों को देखे तो वो जो समस्या थी, वास्तविक समस्या थी, उससे वो रूबरू हो पाए और उसी के अनुसार अब अपना अनुभव यहाँ पे वो साझा करते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें राजकमल कहूँगा और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर। तो उन्होंने कहा कि देखो, दोनों में बातचीत होने लगी। प्रशांत ने कहा मैं तुम्हें राजकमल कहूँगा, तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें प्रशांत महासागर कहूँगी। कमला ने आज अनजाने ही तुम कह दिया, प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता। उसने कहा प्रशांत महासागर में राजकमल तो नहीं खिलता। तो उसने कहा कि मैं कमला नदी का गड्ढा ही होना पसंद करूंगा। डॉक्टर हंसने लगता है। कमली की बड़ी बड़ी आंखों की पलकें एक बार ऊपर उठ गई, फिर झुक गई। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश, सियार और नेवले, मतलब ये सभी को लेके आता था। चूहे, खरगोश और जितने भी चीज़ आते थे सब पे इनका प्रैक्टिकल चलता था, है ना, सारे पे कि कौन सी बीमारी के पीछे कौन सा कार्ड है। उसने कहा माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? तो उसने कहा क्यों नहीं जाने देंगे, तो आज ही चलो, अभी दिखाते हैं। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही है। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा के उगते हुए चांद का सा मालूम हो रहा है। दिन भर धू धू कर चलने वाली पछिया हवा गिर गई है। गाँव के पनघट पर स्त्रियों की भीड़ आंखें फाड़ कर इन दोनों को देखती है। सभी के झगड़े बंद हो जाते हैं, पानी भरना सबका रुक जाते हैं। नज़र से ओझल होने के बाद फिर सबों के मुँह से अपनी अपनी राय निकलती है। कमली अब आराम हो गई क्या? कमली को डॉक्टर साहब ने इसको बचा लिया। दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी है। सतलरैना बेस्कोप का एक किताब लाया है, उसमें ऐसी एक जोड़ी की छापी है। ठीक है, ऐसी डॉक्टर भी कायस्थ है क्या? कौन जात है वो? तो गांव वाले सब कह रहे हैं कि डॉक्टर भी कायस्थ है क्या? क्या जाने बाबा इलाज करते करते कहीं क्या बकती है सिर की गर्मी। शाम को मैदान की हवा में ठंडी होती, जानती नहीं। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल की खूंट पर चले गए। आंचल पसार कर मन ही मन बोली, दोहाई कमला मैया। गणेश पास ही गुल्ली डंडा खेल रहा था, वो जोर जोर से चिल्लाया तो उसने बुलाया। कमला और डॉक्टर ने उलट कर देखा, गणेश ताली बजाकर हंस रहा था। देखो नानी, साहब और मेम जा रहे हैं। तो उसने कहा साहब और मेम जा रहे हैं। दोनों ने हंसते हुए मौसी जी को प्रणाम किया। गणेश भागकर मामी के आंचल में छिप जाता है। कमली चिल्लाकर कहती है, अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूँ तो कान पकड़कर चाँद दिखाऊंगी। तहसीलदार साहब रास्ते में ही मिले, हंसते हुए बोले, हाँ शायद यही पागलपन सवार हुआ था। अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुड़ है। सभी एक ही साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर की बड़ी बड़ी डालियाँ लाल लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के झोंकों में हिलुल रही थी। अमलतास के पीले फूल नववधु की पीली ओढ़नी की याद दिला रहे थे। योजन गंध शाम की हवा में पागलपन बिखेर रही थी। शिरीष के फूलों की पंखुड़ियाँ मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी।
मार्टिन ने बड़े जतन से फूल लगाए थे। बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी, बाहों में पड़ी हुई मेरी की लाल ओठों की ताजगी। ये उसी मेरीगंज की बात है जो मार्टिन ने आके आज इस गांव को मेरीगंज को बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य उसका ये रहा कि आप कह सकते हैं कि उसके साथ ऐसी घटना हुई कि मेरी हफ्ते भर ज़्यादा दिन नहीं रह पाई वहाँ पे। और ये बोला कि वैसी ही कल्पना उसने की होगी, पानी पटाने वाले मालियों पर वो कड़कते हुए बोला होगा, डेको एक भी घास सूखने पर 50 बेच देगा। चैत की गोदली में अपनी सारी तेज खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना मुंह छिपा लिया था। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियाँ, कुछ मैटमली, कुछ सिंदूरी सी पृष्ठभूमि, गर्दन ऊंचा करके सूरज की अतल गहराई में डूबते हुए देख रही थी। गायें और बैलों के साथ घर लौटते हुए चरवाहे सावित्री नाच का गीत गा रहे थे और गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए हैं और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर पड़े, किंतु योजन गंधा अभी भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और फिर झुक गई। अभी देखिए इसका 39वां पार्ट है। कल सीखा पर्व है, सिरवा पर्व है। कल पड़मान में मछमरी होगी। मछमरी अर्थात मछली का शिकार। और यहाँ पे मछमरी को मछली के शिकार को मछमरी कह रहे हैं। आज चैत्रा संक्रांति है। कल पहली बैसाख, साल का पहला दिन। कल से भी गांव के लोग सामूहिक रूप से मछली का शिकार करेंगे। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी टापी और जाल लेकर सुबह ही निकलेंगे। आज दोपहर को सत्तू खाएंगे और सतुआनी पर्व है। आज रात की बनी हुई चीज़ें कल खाएंगे। कल चूल्हा नहीं जलेगा। 12 मास चूल्हा जलाने के लिए ये आवश्यक है कि वर्ष के प्रथम दूने में भूमि दान नहीं दिया जाए। इस वर्ष की पकी हुई चीज़ उस वर्ष में खाएंगे। सारे मेरीगंज के मछली मारने वालों का सरदार है कालीचरण। तो कालीचरण है कि जितने लोग मेरीगंज में मछली मारते हैं उसका वो सरदार है। भुरकुआ उगने के समय ही निकलना होगा, मतलब एक तरीके से 12 कोस ज़मीन तय करना होगा। इस कालीचरण ने ऐलान कर दिया है, जुलूस बनाकर चलना होगा। लाल झंडे के साथ नारा भी लगाते चलना होगा। जमींदार फैज बख्श अली ने इस बार पड़मान नदी के जलकर को खास में रखा है। उसके अमलों ने कहा है कि मछली नहीं मारने देंगे, मिलिट्री मंगाकर तैनात रखेंगे। देखना है मिलिट्री को। तो सारी मेरीगंज में ये तैयारी हो रही है कि ये फेस्टिवल है, सबको मछली मारना, सब तैयारी में है। सबको कालीचरण ने आदेश भी दे दिया है। लेकिन सामने ये पता चल रहा है कि भैया उधर से जमींदार फैजबख्श अली ने इस बार बोला कि पड़मान नदी के जलकर को खास में रखा है और उसने कहा कि मछली नहीं मारने देंगे। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ नया खाता खुलेगा। शाम को सत्यनारायण की पूजा होगी। डॉक्टर को भी निमंत्रण है वहाँ। तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप ने तहसीलदारी छोड़ दी है तो क्या नया खाता भी नहीं करेंगे? उनके यहाँ भी सत्यनारायण व्रत की कथा होगी। डॉक्टर साहब को निमंत्रण वहाँ भी है। अब मौसी ने होली में डॉक्टर को नहीं खिलाया था, इस बार डॉक्टर को वही खिलाएंगी। तो मठ पर भी नया खाता होता तो इस बार नए महंत रामदास जी के हाथ से खाता खुलेगा, इसलिए विशेष आयोजन वहाँ भी है। बीजक पाठ साहिब, भजनावली, ध्यान और अंत में वैष्णव भोजन। बालदेव जी और बावनदास को भी विशेष निमंत्रण है। लक्ष्मी दासी ने भंडारी के मार्फत कहला भेजा है। बालदेव जी जरूरी आवे। गाँव में वैष्णव है ही कौन? और बेतार सुमृत दास अब नए तहसीलदार का करप्रताज है। वो कहता फिरता है हरगौरी बाबू हीरा आदमी है, सारा कागज पत्थर हम ही पर फेंक कर निश्चिंत देखिए तो हम कितना समझाते हैं कि बाबू साहब बड़ी अवस्था सेहा और करता किसी दूसरे को छूने नहीं देना चाहिए, लेकिन हरगौरी बाबू हीरा आदमी है। विश्वनाथ प्रसाद तो एक नंबर के मखीचूस और सक्की आदमी था। कायस और राजपूत का कलेजा बराबर हो भला। कांग्रेसी हुए। सुमृत दास से कौन बात सी छिपी है? अभी तो गांव का चाल चलन एकदम बिगड़ जाएगा। जवान बेट को एक परदेश जवान के साथ हंसी मस्करी करने की, घूमने फिरने की आज़ादी दे दी है विश्वनाथ प्रसाद ने। गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो सुमृत दास का नाम बदल देना। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ रात में एक भी रैयत नहीं आया। पुनिया में जो सलामी मिलती है वही रकम जमींदार की होती है, लेकिन खाता खुलने के दिन की सलामी तो तहसीलदार की खास आमदनी होती है। सुमृत दास ने आकर खबर दी। सभी रैयत यानी किसान जितने भी हैं सभी रैयत विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ गए थे। 150 रुपये सलामी में पड़े थे। मछली मारकर लौटते समय रास्ते में रैयतों ने मीटिंग किया यानी कि नए तहसीलदार के यहाँ नहीं जाएंगे। कुकरा का बेटा कलिया लिटरी करता है। बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गादास।
तो उस पर तंज किया गया कि बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गादास। अभी ततमा टोली का बिरिंचिया कहता था कि रैयतों का पेट जो भरेगा वही असल जमींदार है। नए तहसीलदार ने कभी एक चुटकी धान भी उनको नहीं दिया। शास्त्र वचन कभी झूठ नहीं होता। रांड एक कनमोचड़ जूता मार पवित्रम। समझे तहसीलदार साहब, रांड और कांटों को कांटे वाले जू से बस में किया जाता है। बालदेव जी का काम छूट गया है। कपड़े, चीनी और किरासन तेल की पुर्जी अब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद देंगे। बालदेव जी को क्या छुड़ा दिया? शायद उनका ब्लेक पकड़ा गया, मतलब वो ब्लेक में देते थे। पाप कितने दिनों तक छिपेगा? खिलावन ने जो परमेश्वर सिंह की ज़मीन मोल ली है ना, सो किस रुपए से? वो बालदेव जी की ही तो ज़मीन है। खिलावन के घर में जाकर देखो, आज भी गांठ के गांठ कपड़े पड़े हुए। तो जो कि हाँ, बलदेव जो थे जिनको पूरा काम दिया था पुर्जी कपड़े बांटने के, तो खिलावन सिंह यादव जो थे वही तो अपने घर में इनको रखे थे बालदेव को। तो उन पे ये आरोप लगा है कि इन्होंने कपड़े को ब्लैक कर लिया था। और वो बालदेव इतना सीधा साधा आदमी है ना, मतलब वो तो कुछ भी हो जाता तो इतना सीधा गादी के रास्ते पे चलना, झूठ नहीं बोलना और क्या क्या नहीं करना, और फिर उसको इस तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन ठीक है, स्त्री की मृत्यु के बाद जोतकी जी बहुत गुमसुम अब रहने लगे हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु जो कंचीरा वाली थी अब वो भी नहीं रह गई, क्योंकि उसको डॉक्टर के यहाँ ये दिखाए नहीं थे। और डॉक्टर को कितना कहा कि कोई दवा देकर राम नारायण की माँ को उबार लीजिए, लेकिन कौन सुनता है। बस एक ही जवाब, बच्चा को पेट काट कर निकालना होगा। सिव हो, हम कैसे करेंगे? पराई स्त्री को बेपर्द करने की बात कैसे उसके मुँह से निकलेगी? बस हुआ क्या, पार्वती की माँ ने बदला ले लिया। अब ये सब बात हुई एक पार्वती की माँ की बात की, उसको बोल रहे कि पार्वती की माँ ने बदला ले लिया। 5 साल पहले पंचायत में जोतकी जी ने कहा था कि पार्वती की माँ को मैला घोलकर पिलाया जाए। तो इसने बोला था कि पार्वती की माँ को जो है वो पार्वती की माँ को उसने बोला था कि मैला घोलकर पिलाया जाए। तो उसने कहा कि जो ये कंचीरा वाली इनकी गई हैं उसके पीछे इस पार्वती के माँ ने किया है। अब विश्वनाथ प्रसाद ने पार्वती की माँ का पक्ष लिया था, नहीं तो उसी बार उसका सभी गुणमंत्र शेष हो जाता। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्वती की माँ है वो एक तरीके से जादू टोने वाली स्त्री है। इस बार पार्वती की माँ ने बदला चुका लिया। अच्छा, ब्राह्मण का श्राप निष्फल नहीं होगा। देखना इस कलयुग में भी असल ब्राह्मण रहता है। देखना, अरे वो ज़माना चला गया जब राजपूत टोली और बाभन टोली के लोग बात बात में लात जूता चलाते थे। याद नहीं है कि एक बार टहलू पासवान का गुर घोड़ी पर चढ़कर आ रहा था गांव के अंदर यदि आता, तो एक बात भी थी, गांव के बाहर ही सिंह जी ने घोड़ी पर से नीचे गिराकर जूते से मारना शुरू कर दिया था। साला दुसाध घोड़ी पर चढ़ेगा। अब वो जमाना नहीं है, गादी जी का ज़माना है। नया तहसीलदार हुआ है तो क्या, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ना जगह ना ज़मीन, इस गांव में नहीं उस गांव में रहे बराबर है। धमकी देते हुए कि जूते से रैट करेंगे। युग से पीड़ित, दलित और अपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें अच्छी लगती है। देखिए, अभी कालीचरण जिस तरह बात करता है ना, तो जो एक समाज है जो हमेशा से पीड़ित रहा है, दलित रहा, अपेक्षित रहा है, उसको कालीचरण की बातें अच्छी लगती हैं। वो ऐसी बात करता है जैसे कोई उसके घाव पर ठेस जैसे लगा हो, उस पर लेप लगा रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुओं को मैं जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हक को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों की मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वो कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ, आग। कालीचरण आग उगलता है, लेकिन सुनने वाले को जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता। तो वो लोगों को ये कहता है कि देखो भैया, मैं आपके उसमें आग जलाना, मतलब कि आग लगाना चाहता हूँ। इस तरीके से ज़मीन जोतने वाले की पूंजीवाद का नाश इस तरह। बावन दास फिर एक फैराम लाया है, मंत्री जी ने भेज दिया है। इस बार पटना का छापा पैराम है, पुरानिया का नहीं। पटना का फैराम कच्चा नहीं हो सकता। इस फैराम पर अपना नाम, अपने बाप का नाम, ज़मीन का खाता नंबर, ये सब खिसरा नंबर वगैरह दे देना। बालदेव कमला किनारे वाली ज़मीन में कल्लू पासवान के दादा का नाम कायमी बेटैयादार की सूरत से दर्ज है। कल्लू से कहकर सुपुर्दी दिला दो, लेकिन बालदेव जी क्या करें? चौधरी जी को वो सब दिन से गुरु की तरह मानते आ रहे हैं, कभी किसी काम में टरौती नहीं होने दिए। इतना चैनिया मेंबर बनवा कर दिया, गांव में चरखा सेंटर खुलवा दिया, लेकिन जिला कमेटी के मेंबर तहसीलदार साहब हो गए। बालदेव को कोई खबर नहीं दी गई, कबड़े की मेंबरी भी नहीं रही। निमक कानून के समय से जेल जाने का यही बख्शीश उनको मिला। कालीचरण को पार्टी वाले ठीक कहते हैं। पार्टी वाले मतलब पार्टी वाले।
कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी है। अब उनको लग रहा है कि यार मेरे साथ तो जाती हो गई कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी, लेकिन वो कालीचरण की पार्टी में तो नहीं जा सकता। कालीचरण की आंखें उसने ही खोली है रात रात भर जगकर। कालीचरण को जेल कितना किस्सा, कादी जी का किस्सा, जमाई लाल का किस्सा सुनाया। कालीचरण उसका चेला है, वो आखिर चेला की पार्टी में जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खिलावन भैया कुछ नहीं समझते हैं। पासवान टोली में उसकी पैठ नहीं, कलरूस की बात नहीं मानेगा। उसका लीडर कालीचरण है। तहसीलदार साहब को तो लोग डर से ही लीडर मानते हैं। नए तहसीलदार साहब भी फेरिस्त तैयार कर रहे हैं। सुमरी दास सबों का नाम लिखा रहा है। सबसे पहले लिखी बिरंचिया का नाम, सोनमाद, दुसाद, किराए, कोरी, ये सब देखकर कलम है। अभी लिखिए झोपड़िया कलम। हाँ, जिन लोगों को अपनी झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है, बस ये फेरिस्त मैनेजर साहब को दे दीजिएगा और कहिएगा कि खेमा लेकर जल्दी इलाके में आवे। लक्ष्मी दासी के दिल में बालदेव जी ने घर कर लिया है। खाता बही के दिन आए थे, एकदम सूख गए हैं बालदेव जी। लक्ष्मी कितनी समझाती है कि कामकाज छोड़कर कुछ आराम कर लीजिए, लेकिन कौन सुनता है। पहले जान तब जहन। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परमारथ का कार्य कैसे करेंगे? शरीर ही तो तीरथ है। कितना कहने पर, सदगुरु साहब की कसम धराने पर ये मंजूर किया कि एक बेला रोज मठ पर आया करेंगे। शाम के सत्संग में बैठेंगे। भंडारी से कह दिया है कि घी और दूध की मलाई रोज कटोरे में चुरा कर रख दिया करेगा। रामदास बालदेव का आना पसंद नहीं करता। जैसे भी वो बालदेव जी के शरीर की सेवा करेगी। लक्ष्मी, अब बालदेव जी के आने में जरा भी देर होती है तो लक्ष्मी मतलब कि उसका दिल धड़कने लगता है, मन चंचल उसका हो जाता है। तो उसने कहा कि वो आएंगे तो उस तरीके से हम उनकी सेवा करेंगे। लक्ष्मी का मन चंचल है पर चोर नहीं। बालदेव जी चोरी से उसके मन में नहीं आते हैं। मन के लक्ष्य द्वार हैं तो बालदेव जी एक ही साथ लक्ष्य द्वार से उसके मन में बैठ जाते हैं। एक लक्ष्य बालदेव जी। आगे अगला अंक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।